नमस्कार। अ, अगर इस चर्चा को 2 भाग में अपने डिवाइड करते हैं। पहले भाग में हम नेक्स्ट 12-18 महीने में हमें क्या लग रहा है मार्केट में होने वाला है, उसकी चर्चा करेंगे और थोड़े से अपने लेंस को लॉन्गर टर्म पे भी ले जाएँगे कि नेक्स्ट 3-5 साल में जो निवेश करने और जो निवेशक हैं मार्केट में वो कैसे अपने रिटर्न्स को देख सकते हैं आने वाले टाइम पर या मार्केट्स में किस तरह रुझाव होगा। तो पहले अगर हम देखें तो क्लियरली ये एक साल 2022 एक ट्रांजिशन का साल होगा, जहां हम लो ब्याज दर से हाई ब्याज दर की तरफ मूव करेंगे ग्लोबली। एक्सेस लिक्विडिटी से हम मॉडरेट लिक्विडिटी की तरफ मूव करेंगे। हम अर्ली और होप साइकिल से मिड साइकिल की तरफ मूव करेंगे और जो लूज मॉनेटरी पॉलिसी कंडीशंस थे, फाइनेंशियल कंडीशंस थे, उससे हम टाइटर फाइनेंशियल कंडीशंस की तरफ मूव करेंगे। जब भी ये ट्रांजिशन होता है और हमने पास्ट में भी देखा है, अलग अलग साइकिल्स में देखा है, तो ये अपने आप में एक वोलेटिलिटी लेके आता है, एक अनसर्टेनिटी लेके आता है। और हमारा ये मानना है कि लास्ट 2 साल जब पैसे प्रिंटिंग हो रही थी अक्रॉस द ग्लोब, लिक्विडिटी बहुत इजी थी, तो कोविड के बाद हर चीज ऊपर जा रहा था एंड हर व्यक्ति स्ट्रीट पर फंड मैनेजर बना हुआ था। लेकिन नेक्स्ट 12-18 महीने हमारे हिसाब से मेन वर्सेस बॉयज का सेपरेशन होगा। हर स्टॉक सेक्टर्स नहीं चलेंगे और कई गिना चुना सेक्टर्स पार्टिसिपेट करेंगे। और ऑलरेडी हम लास्ट 2-2.5 महीने से देख रहे हैं कि मार्केट का ब्रेथ ऑलरेडी नैरो होता जा रहा है और कई सारे स्टॉक्स ऑलरेडी अपने 52 वीक हाई से करीबन 25 से 30% डाउन है। तो ये एक साल थोड़ा सा डिफिकल्ट साल रहने वाला है, जिसे हमें नेविगेट बहुत केयरफुली करना होगा जी और डिसिप्लिन वे में नेविगेट करना होगा। दूसरी चीज शैलेंद्र जी, जब भी मैं ये साल को देखता हूँ तो मुझे 2003-2008 का साइकिल याद आता है। वो एक बहुत ही बड़ा बुल मार्केट था, लेकिन उस बुल मार्केट में 2 भाग थे। 2003 से 2005 जहां हर स्टॉक, हर सेक्टर ने पार्टिसिपेट किया और लोगों की बड़ी कमाई हुई। लेकिन 2005 एंड 2006 से और 2008 के बीच कई सेक्टर साइडलाइन में चले गए, उन्होंने पूरे बुल मार्केट में पार्टिसिपेट नहीं किया और कई गिना चुने सेक्टर्स ही बुल मार्केट में पार्टिसिपेट किए। हमें लग रहा है कि हम उस फेज में एंटर कर रहे हैं जहां फ्यू सिलेक्टिव सेक्टर्स और स्टॉक्स पार्टिसिपेट करेंगे और ये मार्केट बहुत ही स्टॉक स्पेसिफिक होने वाला है और यहाँ पर प्रॉपर रिसर्च बॉटम अप करके आगे बढ़ना होगा। तो ये एक नियर टर्म का व्यू दे दिया मैंने 12-18 महीने का। अगर थोड़ी अपने लेंस को 3-5 साल ले जाए तो मैं कभी भी इंडिया पर इतना पॉजिटिव नहीं रहा जो मैं आज के दिन हूँ। और मुझे लग रहा है कि इंडिया 875 एक अलग लीग से निकल रहा है। बिल्कुल। अगर हमने देखे कि हम किस तरह डिजिटल स्टैक को अपने लिए फाउंडेशन बनाए हैं जी पंकज जी, और आने वाले समय जो भी पॉलिसी हमें एग्जीक्यूट करनी है हम उसे फास्ट कर सकते हैं। बिल्कुल। तो 3-5 साल के लेंस में मैं बहुत पॉजिटिव हूँ अपने घरेलू मार्केट्स पर, अपने इंडियन मार्केट्स पर, और हमें लगता है कि ये अपॉर्चुनिटी नेक्स्ट 12 महीने में हमें यूज करके अपना इक्विटी एलोकेशन बढ़ाना चाहिए। क्या बात है, बहुत ही सटीक राय आपकी पंकज जी। और यहाँ पर पिछले 2 दशकों का निचोड़ टिब्रीवाल साहब आपके सामने 2 मिनट में प्रस्तुत करते हुए पंकज जी इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, रोज उथल पुथल से आप लड़ते हैं अपने निवेशकों के लिए। अब ये बताइए, ये जो आपने एक बहुत बढ़िया पिक्चर पेंट की है, यहाँ पर आउट परफॉर्मेंस सेक्टोरली आपको कहाँ आता हुआ दिख रहा है अगले 18 महीने में? हम लोगों ने पिछले 6-7 सालों में पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की बैलेंस शीट्स क्लीन होती हुई देखी हैं और जैसा कि आप कह रहे थे, भारत 75 साल के एक पायदान पर खड़ा हुआ है। सामने एक नई आभा, एक नई उम्मीद और एक रोशनी की किरण आपको कैपेसिटी एक्सपेंशन में आती हुई दिख रही है अनेक सेक्टर्स में। क्या क्या चलेगा सन 2022 और 23 में? तो शैलेंद्र जी, अगर देखें तो नेक्स्ट 18 महीने में हमें लगता है कि इन्वेस्टमेंट साइकिल रिलेटेड जितने भी सेक्टर हैं
चाहे वो कैपिटल गुड्स हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हो, चाहे वो एक्सपोर्ट लेड मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हो, वो बहुत बेहतर प्रदर्शन करनी चाहिए। बिकॉज 10 साल के बाद इंडिया में इन्वेस्टमेंट साइकिल रिवाइवल हो रहा है और ये एक वुल्फ कॉलिंग नहीं है इस बार। ग्राउंड पर एविडेंस हमें दिख रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग रिवाइवल एक रियल रिवाइवल है। सेकंड, हमें रेसिडेंशियल रियल एस्टेट काफी अच्छा लग रहा है और यहाँ हमें लगता है कि नेक्स्ट 3-5 साल में ये साइकिल एक काफी स्ट्रॉन्ग पैसेज से निकलेगा और यहाँ पर जो भी इकोसिस्टम है, चाहे वो टाइल्स हो, प्लाईवुड हो, मैट्रेस हो, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हो, सीमेंट हो, वो पूरा सेक्टर भी हमें अच्छा लग रहा है। तो ये 2 सेक्टर स्टैंड आउट करते हैं अपार्ट फ्रॉम बैंकिंग, जहां पर हमें लगता है कि प्राइवेट सेक्टर बैंक्स और गिने चुने पब्लिक सेक्टर बैंक्स भी काफी अच्छा प्रदर्शन करेंगे। जी पंकज जी, अक्सर हम लोगों ने ये बात बाजार में देखी है कि जब अर्थव्यवस्था में नई नई फैक्ट्रीज लगती हैं, नए प्लांट्स सेटअप किए जाते हैं, तब आप खासी तेजी ब्रॉडर मार्केट्स में भी देखते हैं। आजकल चाइना +1 स्ट्रैटेजी आपको चलती हुई दिख रही है। बहुत सारे ग्लोबल कंपनीज अपनी सप्लाई चेन्स डाइवर्सिफाई करके भारतीय अर्थव्यवस्था को अपने से जोड़ती हुई देख रही हैं और हमारी सरकार की तरफ से एक PLI स्कीम भी लॉन्च की गई है अलग अलग सेक्टर्स के लिए। क्या असर इसका आप 3 या 5 साल में आते हुए देखते हैं बाजारों में, और इससे क्या काया आपको पलटती हुई दिखेगी भारतीय इकोनॉमी की? जैसे मैंने बताया शैलेंद्र जी की नेक्स्ट 3-5 साल के अगर आप व्यू लें तो मैं घरेलू मार्केट्स पर बहुत पॉजिटिव हूँ और ये एक बड़ा रीजन है जो आपने बताया कि अगर हम विश्व को देखते हैं तो हर कंपनियां ये अब मान रही है कि वो अपने सप्लाई चेन में चाइना पर ओवर डिपेंडेंट थी लास्ट 20 सालों में। अब वो धीरे धीरे अपने सप्लाई चेन को डाइवर्सिफाई कर रही है और उसका बेनिफिट क्लियरली भारतीय कंपनियों को मिल रहा है, चाहे वो स्पेशलिटी केमिकल में हो, चाहे वो लाइट इंजीनियरिंग में हो, ऑटोमोबाइल्स में हो, ऑटो एंड्स में हो, फार्मा में हो, IT में हो, हर जगह हम वो इम्प्रूवमेंट देख रहे हैं। तो ये एक बड़ा मूव है और ये हमारे लिए एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी तरीके से खोल रहा है। सेकंड, अगर हम PLI में देखें तो हमारा ये मानना है कि ये एक इंडिया की इंडस्ट्रियल पॉलिसी के लिए यू टर्न है और गवर्नमेंट अगर इसे ठीक से एग्जीक्यूट कर पाए तो आने वाले समय में हमारी जो इम्पोर्ट है वो काफी कम हो जाएगी और काफी चीज इंडिया में प्रोड्यूस होगी। और इसका सबसे बड़ा सबूत है मोबाइल फोन और इलेक्ट्रॉनिक्स। हम 20,000 करोड़ की मोबाइल फोन प्रोड्यूस करते थे 2015 में, आज वो नंबर 2 लाख करोड़ से ऊपर है और मेरा मानना है कि आने वाले समय में 70 से 100 करोड़ मोबाइल हैंडसेट इंडिया में प्रोड्यूस होंगे और एक्सपोर्ट होंगे। तो अगर हम ये कई सेक्टर्स को देखें तो वो हमें कॉन्फिडेंस दे रहा है कि आने वाली टाइम में नेक्स्ट 5-7 साल में इंडिया का जो मैन्युफैक्चरिंग है वो बहुत अलग शेप में होगा। जी, आपने एक्सपोर्ट्स की बात करी यहाँ पर टिब्रीवाल साहब, और देखिए कि सन 2020-21 में लगभग आप समझिए कि $200 बिलियन से ज़्यादा की एक्सपोर्ट्स हमने IT में की हैं, IT सॉफ्टवेयर में, और ये लगभग 15% ऊपर है पिछले फाइनेंशियल ईयर के मुकाबले। ज़बरदस्त रैली IT स्टॉक्स में सन 2020, सन 2021 में भी देखी। इस सेक्टर को भांप के बताइए कि यहाँ पर क्या वैल्यूएशंस अभी ज़्यादा हैं या अभी भी मौके हैं फ्रंटलाइन IT में, मिड कैप IT में? किस तरीके से आप अपने पोर्टफोलियोज को पोजीशन कर रहे हैं जहां तक कि सॉफ्टवेयर सेक्टर का सवाल है? बहुत ही अच्छा सवाल है शैलेंद्र जी। अगर हम तीसरी तिमाही के नतीजे देखें जो अभी कंक्लूड हुए हैं, उसमें अगर कोई एक स्टैंड आउट सेक्टर था डिमांड में, मार्जिन्स में, अर्निंग्स ग्रोथ में, तो वो क्लियरली एक IT सेक्टर था और जो भी कमेंट्री भी हम सुने मैनेजमेंट से काफी स्ट्रांग और अच्छी थी। तो हमें लगता है नेक्स्ट 12-18 महीने में डिमांड मोमेंटम और अर्निंग्स ग्रोथ कंटिन्यू करेंगी। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा चैलेंज है वैल्यूएशन का। वो अपने लास्ट 5-10 साल के एवरेजेस से बहुत ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। तो हमें लगता है कि वो एक बड़ा रिस्क है कि अर्निंग्स आते जाएंगी लेकिन जैसे जैसे ब्याज दर बढ़ेंगे वो उसके P मल्टीपल को कम करता रहेगा। और तीसरी तिमाही के नतीजे के बाद ये क्लियरली स्पष्ट हो गया है कि वैल्यूएशन को थोड़ा सा नजरअंदाज अपने नहीं कर सकते और ये सेक्टर में हमारा पोजीशनिंग अभी इक्वल वेट होगा रादर देन ओवर वेट।
जी, तो टिब्रीवाल साहब, आपने बखूबी एक मैक्रो पिक्चर ना सिर्फ ग्लोबल मार्केट्स की पेंट करी है, लेकिन भारतीय बाजारों में भी आपने बताया कौन से सेक्टर्स आपको चलते हुए दिख सकते हैं अगला 18 महीनों में। अगर आप ट्रेडिंग में ब्रोकरेज के नाम पर अपने हजारों रुपए बर्बाद कर रहे हैं तो अब बदलिए और देश के सबसे सुरक्षित और भरोसेमंद ब्रोकर्स के साथ जुड़िए, जहां पर सिर्फ 20 रुपए की ब्रोकरेज में आप कर सकते हैं अनलिमिटेड ट्रेड। तो दोस्तों, अकाउंट ओपनिंग की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाइए और अभी अपना 100% फ्री अकाउंट ओपन कराइए। पंकज जी, मैं आपका बहुत ज़बरदस्त पोर्टफोलियो देख रहा था। यहाँ पर आप ओवरवेट हैं इनिशियली, आप समझिए इंजीनियरिंग और केमिकल स्पेसेस में, और बहुत ही उम्दा स्टॉक पिकिंग यहाँ पर होती हुई दिख रही है। पहले 10 स्टॉक्स आप देखें तो मल्टीबैगर रिटर्न्स यहाँ पर आपने कमाए हैं। क्या लॉजिक इंजीनियरिंग और केमिकल स्पेस में ओवरवेट रहने का? थैंक यू शैलेंद्र जी काइंड वर्ड्स के लिए। अगर आप इस फंड को देखें तो इंजीनियरिंग पर हमारा यही फोकस है कि आने वाले नेक्स्ट 3-5 साल में इंडिया इन्वेस्टमेंट साइकिल रिवाइव करेगा, और लास्ट 10 साल में काफी इस सेक्टर में हमने ऊपर नीचे देखा है, कई कंपनियों को बैंकरप्ट होते देखा है, और जो सर्वाइविंग कंपनियां हैं हमारे हिसाब से आने वाले टाइम में काफी बड़ा वेल्थ क्रिएट कर सकती है जैसे उन्हें सेक्टर का टेलविंड मिलेगा। और ये हमारा ब्रॉडर थीसिस है। इसके अंदर हमने बॉटम अप जाके जो बेहतरीन कंपनियां हैं उनको सिलेक्ट किया है और अपने पोर्टफोलियो का पार्ट बनाया है। केमिकल्स में हम लास्ट 3-4 साल से बुलिश हैं। हमें लग रहा है कि इंडिया उस दौर से गुजर रहा है जहां पर हम अपना मार्केट शेयर ग्लोबल विश्व में अपना बढ़ा रहे हैं। हम 1.5% ग्लोबल मार्केट शेयर थे केमिकल इंडस्ट्री में, आज के दिन हम 3.5-4% पर पहुंच गए हैं। चीन अभी तक 35% के आसपास है। तो एक बड़ा हेडरूम है कि हम इस सेक्टर में ग्रोथ देख सकते हैं। जो हमने आईटी में देखा लास्ट 15-20 साल, क्या वो केमिकल इंडस्ट्री में रिपीट हो सकता है? मेरा आंसर होगा यस। इन द नियर टर्म थोड़े वैल्यूएशन महंगे हो गए हैं आफ्टर द स्ट्रॉन्ग रन अप, लेकिन हमें लगता है कि डिमांड मोमेंटम आने वाले 3-5 साल में बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगी। और इसमें भी हमने बॉटम अप बेसिस पर जो स्ट्रॉन्ग कंपनियां हैं, जो बैलेंस शीट कैश फ्लो पर अच्छे उतर रही हैं और जो डिमांड देख रही हैं, उन्हें हमने सिलेक्ट किया है। तो ये एक रीजन है कि हमने कैपिटल गुड्स, इंजीनियरिंग और क्या स्पेशलिटी केमिकल को अपने पोर्टफोलियो का पार्ट बनाया। जी, खासा डेटा आपके सामने स्क्रीन पर चलता हुआ कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड का, और यहाँ पर आपने ज़बरदस्त रिटर्न्स, आउटसाइज्ड रिटर्न्स कमाए हैं मुकाबले मिड कैप इंडेक्स के और इनके पीयर सेट के। टिब्रीवाल साहब, समय कम है, लेकिन आपने इतना अच्छा समय बाजार में बिताया है पिछले 2 दशकों में, तो मैं अपने निवेशकों के लिए और अपने व्यूअर्स के लिए आपकी 2 राय जानना चाहता हूं। हम लोग एक कठिन दौर से गुजर रहे हैं भारतीय बाज़ारों में, लेकिन लाखों की तादाद में नए नए निवेशक बहुत ही अच्छे सपने लिए हुए हमारे साथ हर महीने जुड़ते हैं, डीमैट अकाउंट्स खुलते हैं, फोलियोज़ में आप वृद्धि देख रहे हैं, 12,000 करोड़ रुपए हर महीना SIP आपको आता हुआ दिख रहा है इक्विटी फंड्स में। बताइए, क्या उम्मीदें और क्या वो ऐसा ना करें कि कैपिटल भी प्रोटेक्टेड रहे और उनकी जो इनिशियल जर्नी है वो उनको पसंद आए? पहला, अगर आप मुझसे पूछें तो एक डिसिप्लिन्ड एसेट एलोकेशन होना बहुत जरूरी है निवेशक का। खाली वो फैशनेबल क्योंकि आज इक्विटी मार्केट अच्छा कर रहा है तो कोई भी सोशल पार्टी में गए सब इक्विटी मार्केट के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन लोगों को KYS करना चाहिए, नो योर सेल्फ फर्स्ट। अगर अपने आप को रिस्क एपेटाइट को देखना चाहिए कि ये जो उछल पतल है, वॉलेटिलिटी है, उसको वो नेविगेट कर पाएंगे क्या। तो पहला वो KYS करें, नो योर सेल्फ। सेकेंड, अगर आप निवेश कर रहे हैं तो ट्रेडिंग मेंटालिटी से या छोटे टाइम फ्रेम के लिए इक्विटीज में ना इन्वेस्ट करें, क्योंकि ये डेटा सजेस्ट करता है, स्टैटिस्टिक्स सजेस्ट करता है कि 5 साल और बियॉन्ड की प्रोबेबिलिटी इक्विटी मार्केट में नेगेटिव रिटर्न की बहुत कम है, ऑलमोस्ट 0 के बराबर। तो अपनी अवधि को थोड़ा 5 साल प्लस करके ही इक्विटी मार्केट में आज के दिन निवेश के लिए आए, क्योंकि ऑलरेडी रन अप काफी हो गया है मार्केट में। तो अगर आप बेसिक डिसिप्लिन, एसेट एलोकेशन और अपनी अवधि को लंबा करके चलेंगे तो आपको निराशा नहीं होगी और आने वाले समय में आपकी वेल्थ कंपाउंड करेगी। पंकज जी, मेरा आखिरी प्रश्न, हम लोग ग्लोबली एक
कठिनाई और वॉलेटाइल दौर से गुजरते हुए दिख रहे हैं। आपकी राय गोल्ड पर क्या है? क्या इसको अपने पोर्टफोलियो का कुछ अंग बनाना है, और अगर हां तो कितने प्रतिशत पोर्टफोलियो गोल्ड में होना चाहिए? बहुत ही उम्दा सवाल पूछा शैलेंद्र जी आपने। हमें लगता है ये टाइम है कि हर निवेशक के पोर्टफोलियो में 5 से 10% एलोकेशन अपने पोर्टफोलियो का गोल्ड की तरफ होना चाहिए, क्योंकि लास्ट 7-8 साल में आपने देखें तो गोल्ड ने बाकी एसेट क्लासों से काफी अंडर परफॉर्म किया है। और हमें लगता है कि गोल्ड इस लेवल पर आया है जहां पर अगर मैं इक्विटी मार्केट या बाकी एसेट क्लासों से कंपेयर करूं तो वो काफी रिलेटिवली अच्छा लग रहा है। तो नेक्स्ट 2-3 साल की अगर हम व्यू लें तो यहाँ पर मैं निवेशकों को एडवाइस करूंगा कि एक थोड़ा सा पोर्टफोलियो का पोर्शन, चाहे 5 हो या 10%, गोल्ड के माध्यम से निवेश करें। वो आपके पोर्टफोलियो के लिए एक इन्फ्लेशन हेज और ओवरऑल हेज की तरह भी काम करेगा। तो क्लियरली गोल्ड पर इस समय निवेश करना अनिवार्य है। चलिए पंकज जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इतने सटीक और इतने अच्छे विचार शेयर करने के लिए। दोस्तों, मार्केट की इंपॉर्टेंट न्यूज, लेटेस्ट अपडेट्स, हमारे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन और हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल वेल्थ बाबा को जरूर सब्सक्राइब करें। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है।